हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, पाकिस्तान द्वारा चाइना से J-35A एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं, जो कि इनके स्टेल्थ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं और मेनली एक्सपोर्ट के लिए तो बनाए ही जा रहे हैं, पर डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी चाइना द्वारा ये प्लेटफॉर्म्स तैयार किए जा रहे हैं। तो ये J-20 जितना तो कैपेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी स्टेल्दी हैं और कैपेबल होंगे। इंजन छोड़कर बाकी जितने स्टेल्थ आस्पेक्ट्स हैं वहाँ पर ये हर बॉक्स को टिक करते हैं और किसी भी 4.5 जन प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा कैपेबल एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। तो हमारा जो एनालिसिस किया जाता है इन प्लेटफॉर्म्स को लेकर, वो ज़्यादातर एयर टू एयर कॉम्बैट को लेकर किया जाता है, जिसके अंतर्गत ये मानकर चला जा रहा है कि अपने इंटरनल वेपन बे में करीबन 4 के आसपास BVR मिसाइल प्लस 2 विद इन विजुअल रेंज मिसाइल कैरी करते हुए थ्रेट बन सकते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में, क्योंकि यहाँ पर लो विजिबिलिटी एक बड़ा रोल प्ले करेगी और इनको फर्स्ट लुक और फर्स्ट शूट की कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएगी। PL-16 मिसाइल अगर पाकिस्तान को मिल जाती है तो वहाँ पर रेंज ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर तक अचीव होगी एयर टू एयर कॉम्बैट में। इवन अगर हम एक्सपोर्ट वेरिएंट की बात करें, वैसे तो चाइना का क्लेम है 250+ किलोमीटर की रेंज का। तो इतनी एक्सट्रीम रेंजेस में टारगेट को प्रिसाइजली हिट करने में परेशानी आती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है ये गाइडेंस है। अगर यहाँ पर कोलैबोरेटिव इंगेजमेंट होता है और एवैक्स का इस्तेमाल करते हुए मिसाइल गाइड करी जाती है, तब चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी लॉन्ग रेंज में जो जैमिंग कैपेबिलिटी है वो भी थोड़ी इफेक्टिव साबित होती है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है अचीव करना। पर सुनने में आ रहा है पाकिस्तान द्वारा KJ-500 एवैक्स भी लिए जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत चाइनीज़ डेटा लिंक का इस्तेमाल करते हुए कोलैबोरेटिव इंगेजमेंट की कैपेबिलिटी जो है ये अचीव करी जा सकती है। ये हमने एक्सप्लेन किया था जहाँ हम बता रहे थे कि अभी क्यों पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है। हमने तब एक्सप्लेन किया था कि अगर आप तीनों चाइनीज़ सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पर मिसाइल, एयरक्राफ्ट और अवैक्स चाइनीज़ ओरिजिन के हैं, तो वहाँ चाइनीज़ वेपन ग्रेड डेटा लिंक का इस्तेमाल करते हुए आपको कोलैबोरेटिव एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी मिल जाएगी। तो PL-15 और PL-16 मिसाइल का जो डिप्लॉयमेंट है वो और भी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। लेकिन अगर आप 200 to 250 किलोमीटर की रेंज में हिट चाहते हैं तो वहाँ तब भी आपको परेशानी आएगी, क्योंकि EW कैपेबिलिटी भी इतनी रेंज में इफेक्टिव होती है। एवैक्स के थ्रू आप बर्न थ्रू ज़्यादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से नॉर्मल फाइटर एयरक्राफ्ट के रडार के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा रेंज मिसाइल को गाइड करने के लिए मिल जाएगी, पर फिर भी मिसाइल की मैक्सिमम रेंज को एक्सप्लॉइट करने में परेशानी आती है। साथ में अगर आपने S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स लगा रखे हैं तो एवैक्स को वैसे भी ऑपरेट होने में परेशानी आएगी और वो बॉर्डर की 400 किलोमीटर की रेडियस तक आने में हिचकिचाएगा, जिसकी वजह से आप एवैक्स गाइडेंस का पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये जो मानकर चला जाता है कि एयर टू एयर कॉम्बैट में J-35 बड़ा एज देगा, हमें ऐसा लगता है कि वहाँ उतना बड़ा एडवांटेज ये प्लेटफॉर्म नहीं देगा। इससे बड़ा थ्रेट इसकी एयर टू सरफेस कैपेबिलिटी होगी, और ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा करता भी नहीं है। तो J-35 या फिर किसी और 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म की अगर आप बात करें तो वहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करने के लिए वेपन्स इंटरनल वेपन बे में कैरी करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ अगर आप एक्सटर्नली वेपन कैरी कर रहे हैं तो अपनी स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को वैसे ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और आपके 5th जनरेशन होने का कोई फ़ायदा रहता नहीं है। तो जो लो विजिबिलिटी का एडवांटेज है वो आप लूज़ कर देते हैं, और एयर टू सरफेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में ये चीज़ सबसे पहले जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट एयर टू सरफेस ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा है तो वो एयर टू सरफेस वेपन्स को अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करे। लेकिन एयर टू सरफेस वेपन्स यूजुअली ज़्यादा वॉरहेड कैरी करते हैं, हैवी होते हैं, तो वो इंटरनली कैरी नहीं किए जा सकते, और इसी चीज़ को Su-57 एक्सप्लॉइट करता है। और J-35 के केस में इसी का सॉल्यूशन निकाला गया है PL-15 बेस्ड एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसे LD-8A कहा जाता है। तो एक तरीके से ये कॉम्प्रोमाइज़ है एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन कैपेबिलिटी देने के लिए, इसलिए वॉरहेड की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ये किसी भी रडार को हिट कर देती है तो डैमेज इस तरीके का हो जाएगा कि रडार ऑपरेशनल नहीं रहेगा, तो पर्पज़ ये फुलफिल करेगी। साथ में यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम रेंज मिलेगी टारगेट को हिट करने के लिए, अगर आप हायर एल्टीट्यूड से इनको लॉन्च करते हैं तो 160 किलोमीटर के आसपास की मिल जाती है। लेकिन अगर आप लो एल्टीट्यूड में अपने आप को बचाते हुए जाएंगे तो 70 किलोमीटर के आसपास की रेंज आपको मिलेगी। तो J-35 इन मिसाइल्स को कैरी करता हुआ S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स के अगेंस्ट में सीड और डेड ऑपरेशंस चला सकता है, जो एक्चुअली ज़्यादा बड़ा थ्रेट है इसकी एयर टू एयर कैपेबिलिटी के कंपैरिजन में। अब यहाँ पर अगर आप S-400 के रडार से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ट्रैक करना चाहते हैं तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि ये चीज़ पॉसिबल है। इवन ये रशियन स्टडी में पाया गया है कि F-35 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ये रडार ट्रैक कर सकता है, लेकिन उतने डिस्टेंस पर नहीं करेगा जितने डिस्टेंस पर आपके कोई भी 4 या 4.5 जन प्लेटफॉर्म ट्रैक होते हैं। तो जैसा कि जो बिग बर्ड रडार है, जो कि ट्रैकिंग रडार है, इसके लिए कहा जाता है कि ये स्टेल्थ टारगेट्स को 150 से 200 किलोमीटर की रेंज में ट्रैक कर सकता है।
तो ये चीज़ F-35 जैसे टारगेट्स के लिए है। J-35 में अगर हम RCS थोड़ा ज़्यादा मान कर चले तो 200 किलोमीटर की क्लोज आप यहाँ पर डिटेक्शन मान कर चल सकते हैं। लेकिन ये डिटेक्शन रेंज है जो टारगेट गाइडेंस रडार है, जिसे कि ग्रेवस्टोन कहा जाता है, जो कि 92N6E है, उसके लिए इंगेजमेंट रेंज कही जाती है 150 किलोमीटर के आसपास। J-35 के लिए आप 10 किलोमीटर का बफर लेकर चलते हुए 160 किलोमीटर कह सकते हैं। तो ये बहुत टाइट जोन में ले आता है, जहाँ पर ये एक क्राफ्ट एकदम क्लोज जाकर अपने वेपन को लॉन्च करके वापस मुड़ के अपने आप को सेव करने की कोशिश कर सकता है, और ये डेंजरस है। इस बार पाकिस्तान को सक्सेस नहीं मिल पाई थी क्योंकि इनके जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं ये अपने लॉन्ग रेंज वेपन को ढंग से लॉन्च ही नहीं कर पाए थे S-400 के थ्रेट की वजह से। J-35 कुछ हद तक ये थ्रेट के अगेंस्ट में ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होगा और उनको ज़्यादा बेटर प्रोबेबिलिटी देगा हमारे S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और ये ज़्यादा बड़ा थ्रेट है PL-15 या PL-16 से। PL-17 को हम J-35 के साथ थ्रेट नहीं मानते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि PL-17 एक बड़ी मिसाइल है, वो एक्सटर्नली कैरी करी जाएगी, जिसकी वजह से अगर J-35 कैरी करता है तो उसके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो J-10 भी उस मिसाइल को कैरी कर सकता है। साथ में इतनी लॉन्ग रेंज में टारगेट हिट करने के लिए कोलैबोरेटिव इंगेजमेंट का इस्तेमाल करते हुए आपको मिसाइल गाइड करनी पड़ेगी। अगेन यहाँ पर वही परेशानी आएगी, इतनी लॉन्ग रेंज में अगर EW कैपेबिलिटी एक्टिव है एनिमी की तो मिसाइल के टारगेट को हिट कर पाने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। साथ में एवैक्स को गाइड करने के लिए काफ़ी क्लोज आना पड़ेगा, जिसके अगेंस्ट में S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं ये घातक साबित हो सकते हैं। तो एयर टू एयर उतनी बड़ी परेशानी नहीं है जितना एयर टू सरफेस है। तो अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? तो कुछ एक्सपर्ट्स हमारी साइड से ये कहते हैं कि हमें कोई जल्दी एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस है जो कि हम डिप्लॉय कर सकते हैं, सच एज S-400 का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने एक्सप्लेन किया कि आप इसी पर क्यों खाली डिपेंड नहीं कर सकते। दूसरे ऑप्शन की बात करें तो एनिमी ट्रैकिंग कैपेबिलिटी आपको बेहतर करनी पड़ेगी, जिसके अंतर्गत ज़्यादा पावरफुल रडार्स आपको डिप्लॉय करने पड़ेंगे, जो कि हम कर रहे हैं। मल्टीपल सेंसर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो अगेन हम कर रहे हैं, लेकिन वो भी एनफ नहीं होगा। तो ये चीज़ हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट में आपको स्ट्रेटजी बनानी है तो कोई एक सिस्टम पर आप डिपेंड नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा टूल आपका यहाँ पर नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी होगी, जहाँ पर हर सेंसर से आ रहा डेटा आप इस्तेमाल करेंगे टारगेट ट्रैकिंग के लिए। तो यूजुअली ये आर्ग्यूमेंट आता है कि स्टेल्थ के अगेंस्ट में स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आपको चाहिए, ऐसा नहीं है, बट ये गलत आर्ग्यूमेंट है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अगेन क्योंकि खुद भी लो RCS वाला है तो वो ज़्यादा क्लोज बॉर्डर के फ्लाई कर सकता है, और उसके सेंसर्स आपको हेल्प कर सकते हैं एनिमी को पहले डिटेक्ट करने में। तो वो एयर टू एयर इंगेजमेंट के लिए एक अच्छा काउंटर तो रहेगा ही, साथ ही साथ इनके डिटेक्शन के लिए भी एक अच्छा काउंटर रहेगा। और इसलिए हम ये पहले भी आर्ग्यू कर चुके हैं कि ये कहना कि आपको स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर पाकिस्तान से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ले रहा है, गलत है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट डेफिनेटली एक बड़ा प्लस यहाँ पर ऐड करेगा, लेकिन खाली वही आपको एज दिला देगा ये भी नहीं है। आपको नेटवर्क सेंट्रिक कैपेबिलिटी अपनी सुधारनी पड़ेगी। फॉर्चुनेटली वहाँ पर हम काम कर रहे हैं। और जब बात SU-57 की आती है तो एक रीज़न ये भी है, हम उसका फेवर थोड़ा सा F-35 के कंपैरिजन में इसलिए भी करते हैं क्योंकि वहाँ पर इंटरनल वेपन बे जो है ये गहरा और बड़ा दिया गया है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर क्रूज मिसाइल्स अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी कर सकता है, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिहाज से एक बहुत क्रूशल कैपेबिलिटी है। तो जो J-35 इंडिया के अगेंस्ट कर सकता है वो हम SU-57 को लेकर पाकिस्तान के अगेंस्ट में कर सकते हैं। ज़्यादा क्लोज जाते हुए इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट कर सकते हैं, इनके बेसिस को टारगेट कर सकते हैं। साथ में ज़्यादा क्लोज जाते हुए सेंसर्स का इस्तेमाल करते हुए स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो अगर इंडिया द्वारा 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म लिया जाता है पाकिस्तानी J-35 को काउंटर करने के लिए, तो हमें पर्सनली ऐसा लगता है कि ये गलत मूव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि उस प्लेटफॉर्म का सारा कंट्रोल हमें मिले। हमने कल ICDs को डिस्कस किया था, उस लेवल का कंट्रोल हमें यहाँ भी चाहिए होगा ताकि हम खुद के डेटा लिंक को इस प्लेटफॉर्म से डीपली इंटीग्रेट कर पाएँ। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।